सभी को मैं नवनीत गौतम आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। और आज जैसा कि आप देख सकते हैं, आज से हम फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर के लिए। तो बीएससी सेकेंड ईयर के लिए आप जानते होंगे बीएससी फर्स्ट ईयर में भी फिजिक्स की 3 बुक होती हैं, इसी प्रकार बीएससी सेकेंड ईयर में भी 3 बुक हैं। तो आपका जो बीएससी सेकेंड ईयर है वो 12th से बहुत ज़्यादा लिंक होता है, यानी 12th में आपने जो चीज़ें जो टॉपिक्स पढ़ी वे टॉपिक आपके बीएससी सेकेंड ईयर में आपको देखने को मिलते हैं। और इसी प्रकार आप जो 11th में पढ़ते हैं वो आपको बीएससी फर्स्ट ईयर में देखने को मिला होगा, ठीक है। अधिकतर बस थोड़ा विस्तार हो जाता है, उन चीज़ों का एक्सटेंशन हो जाता है। तो इसलिए आप जानते हैं कि बिल्कुल जो सिमिलर चीज़ें होती हैं वो हम पढ़े होते हैं जो पहले, यदि उन्हें बाद में पढ़ा जाए तो चीज़ें लिंक हो जाती हैं। तो इसलिए सबसे पहले मैंने बुक सेकंड स्टार्ट करने का डिसीजन लिया है। बुक सेकंड जो है आपकी 12th से बहुत ज़्यादा लिंक होगी, और बुक फर्स्ट और थर्ड थोड़ी कम लिंक होती हैं। थर्ड तो बिल्कुल भी नहीं होती है ना, थोड़ी बहुत नाम मात्र के लिए। तो इसलिए बुक सेकंड हम स्टार्ट करेंगे, आप देख सकते हैं, जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, ठीक है। और अधिकतर बच्चे जो हिंदी मीडियम के होते हैं वो ही बीएससी करते हैं। सीबीएसई बोर्ड या यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट हैं वो बहुत कम बीएससी करते हैं ना। तो इसी कारण से थोड़ा जो बैच है वो तो इंग्लिश मीडियम ही रहेगा, क्योंकि है ना, इंग्लिश में ही आप सीखें। एमएससी वगैरह फिर आगे जाके फिर इंग्लिश में ही होनी है, और इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जो सीखनी है ना अपने आप में अनिवार्य है ही। तो हिंदी जो विद्यार्थी हिंदी मीडियम से हैं भी वो भी इंग्लिश में पढ़ने का प्रयास करें, कोई समस्या वाली बात नहीं है, आराम से कवर हो जाएगा, ठीक है। तो जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं उनके लिए बस थोड़ी इतनी सुविधा कर देंगे, जैसे जो हेडिंग है या जो टॉपिक है उसे एक बार थोड़ा हिंदी में भी बता दिया करूँगा, जिससे क्या हो आपका 12th से लिंक हो जाए। बाकी इंग्लिश में सब कुछ चलना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, बहुत धीरे धीरे चलेंगे, कोई भी चिंता वाली बात नहीं है। तो बुक सेकंड जो है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स है। और आप हिंदी मीडियम वालों के लिए विशेष रूप से मैं कहूँ कि शब्द को हिंदी में क्या कहते हैं, जो नया शब्द है ना उसे हिंदी में क्या कहते हैं आप ये जानने की इच्छा ना रखें, है ना, क्योंकि आप इंग्लिश में सीख रहे हैं तो अब इंग्लिश में ही सीखें। हिंदी के माध्यम से इंग्लिश सीखेंगे तो हिंदी कमजोरी बन जाएगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स लिखा है तो आप ये जानने की प्रयास ना करें कि इस बुक का हिंदी नाम क्या है। अब आप इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स ही इसका नाम है, चाहे हिंदी मीडियम वाले रहे हो आप, चाहे इंग्लिश मीडियम वाले रहे हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स बुक का नाम है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में क्या मतलब जो टॉपिक रहेगा आपका उसे मैं हिंदी में नाम, उसका जो नाम है टॉपिक का, और उसे थोड़ा एक बार हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया करूँगा। उससे क्या होगा आपका लिंक हो जाएगा बस 12th से, ठीक है। लेकिन जो टॉपिक 12th में नहीं है वो थोड़ा हिंदी के माध्यम से समझेंगे, लेकिन हिंदी को अपनी कमजोरी ना बनाएं, बस कहने का मतलब मैं ये चाहता हूँ, है ना। तो आपकी जो बुक सेकंड है उसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। तो मैं चलो एक बार लिख के बता देता हूँ, उसका हिंदी नाम भी वैद्युत चुंबकी। क्लियर है, यानी इसमें वैद्युत का और चुंबकी का अध्ययन किया जाएगा। तो आप है ना इलेक्ट्रो का और मैग्नेटिक्स का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स यानी इलेक्ट्रिसिटी का भी, इलेक्ट्रिसिटी जो होती है उसका, उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं उन सब का भी अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे। और मैग्नेटिज्म यानी चुंबकी से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं उनका भी है ना अध्ययन किया जाएगा, स्टडी की जाएगी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स बुक समझ में आई होगी आपको। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म जो फिजिक्स की ब्रांच होती हैं वो इसमें पढ़नी है ना। तो यूनिट फर्स्ट देखो, जो अब हम बीएससी में स्टडी करेंगे वो यूनिट वाइज करेंगे, है ना। अभी तक आप चैप्टर वाइज करते आए हैं, लेकिन यहाँ पे यूनिट वाइज करेंगे, क्योंकि जो पेपर है आपका एग्ज़ाम पैटर्न है आपको पता होगा। आपके जो फिजिक्स का एग्ज़ाम का मैं थोड़ा सा बता देता हूँ पहले। 3 पेपर होंगे ना फर्स्ट बुक का, मतलब 3 बुक है ना, तो तीनों का अलग अलग पेपर होता है। और किसी भी पेपर, मान लो किसी भी पेपर की बात कर रहे हैं तो आपके जो लॉन्ग हैं वो 4 लॉन्ग आते हैं, ठीक है। आते तो 8 हैं लेकिन है ना 8 लॉन्ग आते हैं, यानी पहले यूनिट से 2, हर बुक में 4 यूनिट होती हैं। कितनी यूनिट होती हैं हर बुक में, हर बुक में 4 यूनिट होंगी, ठीक है। तो प्रत्येक यूनिट से 2-2 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं आपके, यानी आपके कुल 8 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, क्लियर है। और आपको 4 करने होते हैं। तो देखो मैं पेपर का थोड़ा पैटर्न बता देता हूँ यूनिट फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, क्योंकि इस बार जो स्टूडेंट हैं जो प्रमोट होकर आए हैं उन्हें पता भी नहीं होगा पेपर का पैटर्न, क्योंकि फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम नहीं हुए हैं। तो देखो यूनिट
फर्स्ट से क्या होगा आपका, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बता रहा हूँ, 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, है ना, और इनके बीच में और लिखा रहेगा, तो 2 में से आपको एक करना होगा, या तो ये या ये। इसी प्रकार यूनिट सेकंड, इसमें भी आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, ठीक है, 2 में से आपको एक करना है। इसी प्रकार थर्ड यूनिट के लिए भी है और इसी प्रकार फोर्थ यूनिट के लिए भी है। तो कुल मिलाकर 8 लॉन्ग क्वेश्चन है, 8 में से 4 करने हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि 8 में से कोई से भी 4 करो, पहले 2 में से एक करना है, बाद के 2 में से एक करना है, फिर उसके बाद के 2 हैं उनमें से एक करना है, और उसके बाद के 2 हैं उनमें से एक करना है। और हर एक यूनिट से 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, एक यूनिट से 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे और एक करना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन का पैटर्न हुआ। और एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है आपका वो होगा 7.5 नंबर का, ठीक है, 7.5 मार्क्स होते हैं, और 4 लॉन्ग क्वेश्चन आपको करने हैं, तो ये 30 मार्क्स हो जाते हैं आपके। तो 30 मार्क्स के आपके लॉन्ग आएंगे ना। और इसके बाद शॉर्ट देख लेते हैं। देखो शॉर्ट का ऐसा नहीं है कि कितनी कौन से यूनिट से कितने लॉन्ग क्वेश्चन वो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं है शॉर्ट में ना। शॉर्ट में बस क्या होना है, 10 शॉर्ट आएंगे और वो आपके किसी यूनिट से कितने भी आ सकते हैं ना। लेकिन एवरेज आप यही मान के चलें कि एक यूनिट से 2 तो आने ही आने हैं, ठीक है, क्योंकि 2 4 जा 8 होते हैं, और एक यूनिट से 3 भी आ सकते हैं, एक यूनिट से 4 भी आ सकते हैं, ठीक है। तो आपके 10 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक आपका 2 नंबर का होगा, तो आपके 20 मार्क्स बैठ जाएंगे शॉर्ट के। तो इस प्रकार जो टोटल मार्क्स हैं आपके वो कितने हो जाएंगे, 50। तो 50 नंबर का एक बुक का पेपर होगा। और इसी प्रकार आपके 3 बुक हैं, तो 150 नंबर का आपका फिजिक्स का पेपर होता है और 50 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होगी। तो 200 नंबर 200 अंकों की आपकी परीक्षा होती है फिजिक्स की। तो इसे आप है ना पैटर्न समझ गए होंगे। 7.5 नंबर का एक लॉन्ग है, 4 लॉन्ग करने होते हैं 30 नंबर, और 10 शॉर्ट हैं जो 2-2 नंबर का एक है 20 नंबर है ना। तो 50 नंबर का एक पेपर है। अब हम जैसे बात करें बुक सेकंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, तो ये 50 नंबर का पेपर होगा। पैटर्न तीनों बुक का या तीनों पेपर्स का सेम रहेगा, ठीक है। तो मैं बात कर लेता हूँ। तो पेपर का पैटर्न आपको समझ में आया। पेपर के पैटर्न के बाद मैं कह रहा था कि आपसे पहले आप पढ़ रहे थे चैप्टर वाइज, है ना, 12th तक। बीएससी फर्स्ट ईयर में पता नहीं मुझे आपने कैसे किया, लेकिन यूनिट वाइज आ रहे हैं ना लॉन्ग क्वेश्चन, और यूनिट में से ही शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, यूनिट वाइज पढ़ेंगे, है ना। चैप्टर को भूल जाएंगे, चैप्टर कौन सा है क्या है, तो हम किसके अनुसार पढ़ेंगे, यूनिट वाइज। तो आपकी फर्स्ट यूनिट स्टार्ट है, देखो जैसे कि लिखा है यूनिट फर्स्ट, और यूनिट फर्स्ट जो है आपकी, इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और इसे हिंदी में कहते हैं वैद्युत स्थैतिकी। वैद्युत स्थैतिकी। जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो हिंदी की ये बातों को थोड़ा नेगलेक्ट करें, है ना, थोड़ा सबको साथ लेके चलना है। तो आपको पता है, बस थोड़ा है ना आपको भी सहयोग करना पड़ेगा। तो वैद्युत स्थैतिकी यानी वैद्युत स्थैतिकी जो फिजिक्स की ब्रांच थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वो आपने पढ़ी है। आपके 12th में जो पहले 2 चैप्टर थे, एक तो था 2 चैप्टर थे ना, एक तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स यानी वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, और दूसरा था वैद्युत विभव तथा धारिता यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो 2 चैप्टर जो थे आपके 12th में वो फिजिक्स की किस ब्रांच से थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्लियर है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के अंदर जो एक और ब्रांच देखा जाए, डीपली थोड़े बात करें तो कौन सी ब्रांच है वो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्लियर है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स बुक की जो क्या है वो फर्स्ट यूनिट है। तो आज से हम क्या स्टार्ट करेंगे, बुक सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, और उसके अंदर फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले भी केवल एक बार बस है ना लिंक कर लें अपने 12th से, और बाकी फिर इन्हें ही याद रखें अब, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बात क्लियर है। तो देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फर्स्ट यूनिट में आपको पता है सबसे बेसिक टॉपिक जो है, अब ये सारी चीज़ें तो पढ़नी नहीं है। जैसे आप पढ़ते थे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण, ना आवेश की परमाणुकता यानी एटोमिसिटी ऑफ चार्ज, ये सब जो बेसिक टॉपिक हैं वो सब आप पढ़ चुके हैं 12th में, ऐसा मानते हुए। और बाकी कहीं किसी टॉपिक की आवश्यकता पड़ेगी तो मैं पहले समझाऊंगा, तब दूसरे मेन टॉपिक पे चलेंगे। लेकिन सबसे बिल्कुल अभी 4-5 दिन बेसिक क्लास चलनी है, तो है ना आपको जो नए स्टूडेंट हैं उन्हें ऐसा लगेगा कि है ना सब कुछ बहुत अच्छा है, और जो स्टूडेंट थोड़े एडवांस हैं उन्हें ऐसा लग सकता है कि बहुत बेसिक पढ़ा रहे हैं। तो इसलिए आप अभी 4-5 दिन परेशान ना हो, कोई भी किसी भी जो प्रवृत्ति के स्टूडेंट हैं। तो शुरुआत में क्या है, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक जो आपके 12th से लिंक करते हैं वे हैं।
ठीक है। तो आपको एक कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि बीएससी सेकेंड ईयर भी बिल्कुल है ना कठिन नहीं है, 12th से लिंक करने वाले टॉपिक हैं और कोई भी समस्या वाली बात नहीं है, बस थोड़ा विस्तार हुआ है उन चीज़ों का, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो आपकी ब्रांच है इसे स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में है ना कूलॉम्स लॉ है ना, आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो बेसिक प्रिंसिपल है, बेसिक रूल है वो क्या है, कूलॉम्स लॉ। इसे हिंदी में कहते हैं कूलॉम का नियम। ये आपने 12th में पढ़ा था और आपकी याद भी होगा, है ना, क्या कहते हैं, कूलॉम का नियम यानी कूलॉम्स लॉ। और मैं इसे पढ़ा रहा हूँ लेकिन आप सभी जानते होंगे बहुत अच्छे से, लेकिन पढ़ाना तो फिर भी है क्योंकि सिलेबस में है, ठीक है। आइए देखते हैं कूलॉम्स लॉ के अनुसार। देखो क्या है, कूलॉम एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बताया, जैसे आपने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा है ना, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ। न्यूटन कहते थे कि यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में किन्हीं दो बॉडी के बीच यानी किन्हीं दो पिंडों के बीच है ना, बॉडी के बीच एक फोर्स वर्क करता है, बल कार्य करता है, जिसे आप क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल। तो ऐसा न्यूटन कहते थे। तो इसी प्रकार उसी से मिलता जुलता नियम किसका है, कूलॉम का है। कूलॉम ने बताया किन्हीं दो, एक बार हिंदी में सुन लीजिए, किन्हीं दो आवेशों के बीच या तो आकर्षण का बल कार्य करता है या प्रतिकर्षण का बल कार्य करता है। तो इस बल को क्या कहते हैं, वैद्युत बल कहा जाता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कूलॉम देयर वर्क्स एंड अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सिव फोर्स, क्लियर है, बिटवीन एनी टू चार्ज पार्टिकल्स, दिस फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, आपने 12th में पढ़ा है ना, वैद्युत बल कहते हैं इसे। तो देखो कूलॉम के अनुसार क्या बात हुई। और रही बात लैंग्वेज जो मैं बोल रहा हूँ, वो लैंग्वेज जो है आपको पीडीएफ नोट्स के रूप में मिल जाएगी, कोई इसमें चिंता वाली बात नहीं है। इंग्लिश में नोट्स बनाते चलेंगे अच्छे से, ठीक है। आइए फिर चलते हैं आगे। तो कूलॉम्स लॉ यानी कूलॉम का नियम एक बार समझ लीजिए बस, यहाँ पे तो है ना, मैंने कहा किन्हीं दो बिंदु आवेश होने चाहिए, है ना, यानी पॉइंट चार्ज, कोई दो पॉइंट चार्ज है। पहले आवेश को, फर्स्ट चार्ज को क्या मानेंगे, Q1, और जो सेकंड चार्ज है उसे Q2। तो मैं बता देता हूँ हिंदी मीडियम वालों को, आवेश को यहाँ क्या कहा जाएगा, चार्ज, क्लियर है। एक बार बस आप सुन लें और फिर चीज़ों को समझ लें कि आवेश क्या होता है, चार्ज। तो फर्स्ट चार्ज आपका Q1 है और सेकंड चार्ज क्या है आपका, Q2 है, क्लियर है। दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है यानी जो दूरी है वो कितनी है, मान लो स्मॉल r है। तो कूलॉम क्या कह रहे हैं कि किन्हीं दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच एक फोर्स वर्क करता है, यानी एक बल कार्य करता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं वैद्युत बल या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं और ये दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है, तो वो बात अलग है ना। मान लो ये पॉजिटिव है दोनों, तो आपको पता होगा 12th से समान आवेशों के बीच कौन सा बल लगता है, यानी सेम चार्जेस के बीच कौन सा फोर्स वर्क करता है, बताएं। जो समान आवेश है ना, सेम चार्जेस, उनके बीच फोर्स वर्क करता है रिपल्सिव फोर्स यानी प्रतिकर्षण बल, है ना। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिपल्सिव फोर्स। सेम चार्जेस हैं, ये देखो ये प्लस है तो ये भी प्लस है, ये माइनस है तो ये भी माइनस है, तो उन दोनों के बीच जो फोर्स वर्क करेगा वो कौन सा होगा, रिपल्सिव फोर्स यानी प्रतिकर्षण बल, ठीक है। ये बात आपको पता होगी। और जो अपोजिट चार्जेस हैं यानी एक प्लस हो और दूसरा माइनस, या एक माइनस हो और दूसरा प्लस हो, तो उनके बीच फोर्स वर्क करता है अट्रैक्शन फोर्स या अट्रैक्टिव फोर्स, जिसे हिंदी में कहते हैं आकर्षण बल, ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स, क्लियर है। तो ये बात आपको है ना बेसिक था जो आपने 12th में पढ़ा था, ये आपको पता होना ही चाहिए, क्लियर है। तो देखो दोनों समान आवेश है यानी क्या है, दोनों सेम चार्जेस हैं, तो सेम चार्जेस के बीच कौन सा फोर्स लगता है, रिपल्सिव फोर्स। तो यानी इस पर इसके द्वारा फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, रिपल्सिव का में दूर भगाना, तो इस पर फोर्स जो लगेगा वो इस तरफ लगेगा, क्लियर है। और इसके द्वारा इस पर फोर्स लगेगा तो वो इस तरफ लगेगा, बाहर की तरफ, है ना। तो देखो ध्यान देना, ये फोर्स को डिनोट करेंगे, प्रदर्शित करेंगे वेक्टर F12 से। भाई बल को, फोर्स को किससे डिनोट करते हैं, F से करते हैं। 1 2 क्यों आ रहा है, वेक्टर क्यों आ रहा है आपको पता है, क्योंकि ये बल जो होता है सदिश राशि होती है, यानी फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो 1 2 क्यों आ रहा है, 1 का मतलब है चार्ज Q1 पर फोर्स लग रहा है, और 2 का मतलब है किसके द्वारा लग रहा है, चार्ज Q2 के द्वारा लग रहा है, ठीक है।
और इसी प्रकार देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेक्टर F21, इसका मतलब है फोर्स किस पे लग रहा है, चार्ज Q2 पे लग रहा है, और किसके द्वारा लग रहा है, चार्ज Q1 के द्वारा लग रहा है। तो कहने का मतलब है वेक्टर F12 बी द फोर्स ऑन चार्ज Q1, किस पे लग रहा है, ऑन मतलब पर, ऑन चार्ज Q1, चार्ज Q1 पर लग रहा है, किसके द्वारा, बाई चार्ज Q2, चार्ज Q1 पर चार्ज Q2 के द्वारा लग रहा है। तो जिस पर लगता है वो पहले, जिसके द्वारा लगता है वो बाद में। बात समझ आई। इसी प्रकार यहाँ पे Q2 पर फोर्स लग रहा है तो 2 पहले, जिस पर लगता है वो पहले, और जिसके द्वारा लगता है वो बाद में। किसके द्वारा लग रहा है, Q1 के द्वारा। तो ये बल हो जाएगा, मतलब फोर्स हो जाएगा। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल r। तो देखो कूलाम ने एक बात तो ये तो बताई कि किन्हीं दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच, यानी किन्हीं दो आवेशित कणों के बीच एक बल कार्य करता है जिसे विद्युत बल कहते हैं। यह बल आकर्षण का भी हो सकता है और प्रतिकर्षण का भी हो सकता है। ठीक है, तो बात समझ में आई यहाँ तक आपको। देयर वर्क्स अकॉर्डिंग टू कूलाम, देयर वर्क्स है ना ए फोर्स, देयर वर्क्स ए फोर्स बिटवीन एनी टू चार्ज पार्टिकल्स, किन्हीं दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच एक फोर्स वर्क करता है। दिस फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड दिस फोर्स इज ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट इज अट्रैक्टिव फोर्स एंड सेकंड इज रिपल्सिव फोर्स। क्लियर है। तो ये कूलाम ने बात कही वो, लेकिन साथ में कूलाम ने ये भी बताया कि ये फोर्स होता कितना है, ये फोर्स है कितना। तो ये फोर्स कितना है, देखो उन्होंने क्या कहा, दो इक्वेशन उन्होंने दी। ये भाई Q1 आपको पता है चार्ज है, Q2 क्या है, चार्ज है, और बीच में कोई मतलब कुछ नहीं है, तो क्या मतलब है, मल्टीप्लाई है ना, दो इनटू है मतलब मल्टीप्लाई। इसका मतलब प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट माने गुणनफल। तो ये क्या है, गुणनफल, किसका, आवेशों का गुणनफल। और जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो जानते हैं कि वैद्युत बल जो है कूलाम के अनुसार किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बात पता है ना। ठीक है, 12 से आपका लिंक हो गया होगा। किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल है ना, उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर है। देखो इंग्लिश मीडियम वाले सुने, अकॉर्डिंग टू कूलाम द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये आमने सामने है ना, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर है, प्रोडक्ट यानी गुणनफल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्जेस। क्लियर है, दोनों चार्जेस की प्रोडक्ट के कैसा होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर। स्क्वायर है भाई किसका, डिस्टेंस का। तो इज एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी जो वो होता है ना अनुक्रमानुपाती, उसे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। क्या कहते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इंग्लिश मीडियम वालों को थोड़ा सामना करना पड़ सकता है समस्या का, क्योंकि हिंदी मीडियम वालों को भी साथ लेके चलना पड़ रहा है। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, इसे कहते हैं अनुक्रमानुपाती। मतलब अनुक्रमानुपाती को ही आप क्या कहते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो हम जब आए थे बीएससी में तो हम भी हिंदी मीडियम के थे, तो हमें इसकी स्पेलिंग ही नहीं पता चलती थी, है ना। हम ये लिखते थे, तो इसलिए मैंने स्पेलिंग लिख दी है ना। हम तो ये लिख देते थे प्रोपोर्शनल, है ना, तो ये लिखते थे हम, तो ये है ना, इसलिए ध्यान देने की ज़रूरत है। अनुक्रमानुपाती को आज से आप याद रखेंगे, अनुक्रमानुपाती को क्या कहते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और जो व्युत्क्रमानुपाती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं इनवर्सली, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो देखो मैं इसका लिख देता हूँ इंग्लिश में, ये तो आपको समझ में आया। अनुक्रमानुपाती क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब देखो है ना, इसका मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ, ध्यान देना। यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है आपको, द मैग्नीट्यूड ऑफ, ठीक है, यानी जो बल है ना, ये वैद्युत बल, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल है, इसका परिमाण क्या होता है, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है ना। तो इतना लिखते हैं पहले इंग्लिश में। तो देखो द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड होता है परिमाण। एक एक शब्द का मैं अर्थ बताता चलूँगा आपको। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स,
द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स, समझ आए, यानी इस बल का परिमाण, इस बल का जो परिमाण है, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी अनुक्रमानुपाती होता है। तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, बात समझ आई। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स, यानी इस बल का परिमाण, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है किसके, दोनों आवेशों के गुणनफल के, है ना। तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, दोनों आवेशों का गुणनफल, यानी गुणनफल को कहते हैं प्रोडक्ट, तो टू द प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्जेस, दोनों आवेश, दोनों का मतलब बोथ, और आवेशों का मतलब चार्जेस, बात समझ आई। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्जेस, यानी, है ना, इस बल का परिमाण दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, तथा मतलब एंड। तो कुल मिला के सीधी सी बात यह है, हिंदी मीडियम वाले जो है ना, अपनी जो ग्रामर है उसे अच्छी करें और लैंग्वेज को कन्वर्ट करके लिखा करें, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले हिंदी में सोचते हैं ना, हालांकि इंग्लिश मीडियम वाले भी हिंदी में सोचते हो, क्या पता, ठीक है। तो बात समझ आ रही है आपको। तो एंड देखो, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो एंड व्युत्क्रमानुपाती का मतलब इनवर्सली, तो एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो आपको जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उन्हें तो बहुत आसान लग रहा होगा ये, क्योंकि उनके लिए तो कोई नई बात है ही नहीं, इसलिए बीएससी किसके लिए कठिन पड़ती है, केवल हिंदी मीडियम वालों के लिए, यदि वो इंग्लिश में स्टार्ट करते हैं तो, और वो भी शुरुआत के 1-2 महीने से, बाकी और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर लैंग्वेज पर कमांड हो जाती है, ठीक है। तो हिंदी मीडियम, वो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो बहुत आसान चीज़ है ना, वो इसी तरीके से पढ़ के आए हैं, तो उनके लिए तो ये बहुत, है ना, 2 मिनट का काम है, कूलॉम्स लॉ, है ना। तो क्या हो जाएगा, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है ये बल का परिमाण किसके, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के। तो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वर्ग के, है ना, टू द स्क्वायर, वर्ग को कहते हैं स्क्वायर, टू द स्क्वायर ऑफ, और स्क्वायर वर्ग किसका है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, यानी स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, दूरी यानी डिस्टेंस, और दोनों आवेशों के बीच की, यानी बिटवीन 2 चार्जेस, ठीक है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, क्लियर है। तो ये है द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस, या बिटवीन 2 चार्जेस, ठीक है। ये आप उसमें इन्वर्टेड कोमा में लिखना ब्रैकेट पेन से, क्योंकि ये स्टेटमेंट है कूलॉम्स लॉ का, क्लियर है। तो शुरुआत में तो आपको यही लिखना है, देयर वर्क्स एंड अट्रैक्ट, वो देयर वर्क्स ए फोर्स बिटवीन एनी 2 चार्ज पार्टिकल्स, क्लियर है। दिस फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बात समझ आ रही है। एंड दिस फोर्स इज ऑफ 2 टाइप्स, फर्स्ट इज अट्रैक्टिव फोर्स, सेकंड इज रिपल्सिव फोर्स, देन अकॉर्डिंग टू कूलॉम, फिर ये लिख देना, ठीक है। और फिर ये डायग्राम बना देना, डायग्राम बनाने के बाद दैट इज करके ये लिख देना, ये इक्वेशन फर्स्ट है आपकी और ये इक्वेशन सेकंड है, ठीक है। यदि पीडीएफ नोट्स किसी को नहीं भी उपलब्ध हो पाते तो भी वीडियो इस तरीके से मैं बता रहा हूँ, मतलब इस तरीके से बता रहा हूँ आपको कि आप वीडियो को देखकर ही अपने नोट्स खुद बना सकते हैं, ठीक है। आप देखो इन दोनों इक्वेशंस को मिला देंगे, है ना, जो काम का लगे वो नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, जैसे भी आपको अच्छा लगे। और लेक्चर करते समय, है ना, रफ बाइंडर लेकर जरूर बैठा करें, नोट किया करें, और फिर अपनी पीडीएफ नोट्स और वीडियो क्लास दोनों के कॉम्बिनेशन से नोट्स बनाया करो वैसे, ठीक है। कैसे, मतलब फेयर नोट्स, है ना। तो इन दोनों इक्वेशंस को मिला दो, तो समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर, तो कहने का मतलब है ऑन कंबाइनिंग द बोथ अबव इक्वेशंस, ये दोनों जो ऊपर की इक्वेशंस है ना, उन्हें मिलाने पर, कंबाइनिंग का मतलब मिलाने पर, उन कंबाइनिंग में मिलाने पर, तो मिलाना है, देखो जो अंश में है यानी न्यूमिनेटर में है वो न्यूमिनेटर में ही रहेगा, अंश को कहते हैं न्यूमिनेटर और हर को कहते हैं डिनोमिनेटर। तो जो अंश में है वो अंश में रहेगा, मतलब न्यूमिनेटर में रहेगा, और जो हर में है
वो हर में यानी डिनोमिनेटर में रहेगा। ठीक है, कहने मतलब जो ऊपर है वो ऊपर और जो अपोन में है वो अपोन में आ जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये आपका चल रहा है कूलम्ब्स लॉ। देखो आपको पता होगा ये प्रोपोर्शनलिटी साइन है, समानुपाती का जो निशान है प्रोपोर्शनलिटी साइन है ना। समानुपाती के निशान को क्या कहते हैं? हिंदी मीडियम वाले जिन चीज़ों को इंग्लिश में क्या कहते हैं उसका एक अलग बाइंडर बना लेना पतला सा, थोड़ी देरों में कमांड हो जाएगी, फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी साइन कहते हैं किसे? लिख लेना वो इसे समानुपाती चिन्ह को। ठीक है, तो F समानुपाती क्या है? Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यानी F इज प्रोपोर्शनल टू द Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब देखो ये साइन हटता है, प्रोपोर्शनलिटी साइन समानुपाती का निशान, तो क्या आ जाता है? एक नियतांक आ जाता है। यदि इसके स्थान पे बराबर लगाते हैं तो उस नियतांक को, कांस्टेंट को क्या मानेंगे? के नियतांक बनी कांस्टेंट। ठीक है जी, एक कांस्टेंट आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? और एक्सपेरिमेंटली है ना, बाय एक्सपेरिमेंट जो कूलम्ब ने इसका वैल्यू निकाली कांस्टेंट की, वो कितनी थी आपको याद होगी 12th से, क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। या अभी एप्सिलॉन ही रहने दो, इस सिंबल को क्या कहते हैं? है ना, एप्सिलॉन कहते हैं। 12th में पढ़ा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एप्सिलॉन, ठीक है। और एप्सिलॉन क्या होता है? इसे कहते हैं माध्यम की वैद्युतशीलता, यानी परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम। ठीक है, तो देखो F के प्लेस पर वैल्यू रखो तो यह आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये आ जाएगा। और इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं वो माध्यम की वैद्युतशीलता, यानी क्या कहेंगे इंग्लिश में? कहेंगे परमिटिविटी। परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, किसी माध्यम की। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, क्लियर है। और परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम क्या होता है? परमिटिविटी या वैद्युतशीलता किसी माध्यम की, देखो क्या होता है, यानी ये एक ऐसा फैक्टर है, ऐसा कारक है जो इस बात माने जिस पर यह बात निर्भर करती है, कौन सी? कि जो बल है, जो फोर्स है वो कितना होगा। क्योंकि इसकी वैल्यू देखो जितनी कम होगी बल फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा, बल को फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो जिसकी इसकी वैल्यू पता है ना, दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा फोर्स की वैल्यू उतनी ही कम, इसकी वैल्यू जितनी कम फोर्स की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा। क्लियर है? तो कहने का मतलब है ये एप्सिलॉन जो है वो एक ऐसा कारक है, फैक्टर है जो ये डिसाइड करता है कि किन्हीं दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच, आवेशित कणों के बीच जो लगने वाला फोर्स है वो कितना होगा। ठीक है, तो इसे बस इतना समझ लो, बाकी है ना 12th वगैरह में लिखवाया होगा आपके टीचर ने, जिनसे भी आप पढ़े हो, कि परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम या निर्वात वो इसकी किसी माध्यम की वैद्युतशीलता क्या होती है। बात समझिए? तो एक ऐसा फैक्टर है जिस पर मतलब जिसके द्वारा यह मतलब ये बात डिसाइड होती है कि जो किन्हीं दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच फोर्स कितना लगेगा। क्लियर है? और ये जो एप्सिलॉन है ये किसी मीडियम का है, तो मीडियम बदल सकता है, तो इसकी वैल्यू भी चेंज होती रहती है। अलग अलग मीडियम के लिए एप्सिलॉन की वैल्यू जो है वो क्या रहती है? चेंज होती रहती है। ठीक है, तो इसका मतलब है जिस मीडियम के लिए इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी उस मीडियम में फोर्स कम लगेगा, जिस मीडियम के लिए इसकी वैल्यू कम होगी उस मीडियम में फोर्स, ठीक है, अधिक लगेगा। ठीक है ना, कर लोगे? तो इसे कहते हैं परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, यानी किसी माध्यम की वैद्युतशीलता। तो आप कूलम्ब्स लॉ पढ़ने से पहले हिंदी मीडियम वाले और चाहे इंग्लिश मीडियम वाले, है ना, दोनों ही अपने 12th के नोट्स देख लें और उसके बाद क्लास करें तो अच्छे से लिंक होगा। ठीक है, तो देखो एक बात और, यदि ये दोनों चार्ज पार्टिकल्स जो है ना कहाँ रखे हों, अब तो ये किसी मीडियम में रखे हैं, लेकिन ये कहाँ रखे हों? निर्वात में रखे हों, वायु में रखे हों या अंतरिक्ष में रखे हों, है ना। तो मैं कह देता हूँ इफ द चार्जेस आर प्लेस्ड, if the charges are placed at, है ना, या इन लगाओ, इन, है ना, इन कहाँ रखे हो? या तो वैक्यूम में रखे हो, वैक्यूम है ना, निर्वात, फ्री स्पेस यानी अंतरिक्ष,
या एयर में रखे हो, यानी वायु में। ठीक है, तो पता क्या होता है, ये जो एप्सिलॉन है इसके प्लेस पर एप्सिलॉन नोट हो जाता है। इसे एप्सिलॉन बोलते हैं, इसे एप्सिलॉन नोट बोलते हैं, नोट है ना। तो एप्सिलॉन नोट हो जाता है, पता है ना, ज़्यादा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, यानी एप्सिलॉन जो है ना वो पर्टिकुलर हो गया अब किस मीडियम के लिए, या तो फ्री स्पेस के लिए, वैक्यूम के लिए, या एयर के लिए। तो इसलिए एक सिंबल अलग से बना दिया, एप्सिलॉन नोट। क्लियर है। तो देखो ये आ जाएगा फोर्स Q1 Q2 और अपॉन में R स्क्वायर। तो ये भी आपका कूलाम का नियम है, ये भी आपका कूलाम का नियम है, लेकिन ये कब है, व्हेन द पार्टिकल्स आर प्लेस्ड इन एनी मीडियम, जब दोनों आवेशित कण किसी माध्यम में रखे हैं, कोई भी माध्यम हो सकता है। और ये कब है, आप देख सकते हैं, व्हेन द चार्ज पार्टिकल्स या चार्जेस आर प्लेस्ड इन वैक्यूम, फ्री स्पेस और एयर, निर्वात वायु या अंतरिक्ष में रखे हैं। तो दोनों डायरेक्शन आपको समझ में आए। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको। ठीक है, तो वीडियो थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो आज की क्लास में थोड़ा इतना ही रखते हैं, फिर आगे का कल पढ़ेंगे। यहाँ तक आप बहुत अच्छे से पढ़ के आना, और PDF नोट्स भी आपको मिलते रहेंगे, है ना। बहुत धीरे धीरे शुरुआत में चलेंगे और बहुत अच्छे से, है ना, हर चीज़ पर पकड़ बनाते हुए चलेंगे। बहुत अच्छे से पढ़ें, है ना, अपने साथ वालों को भी वीडियो शेयर करें, ताकि, है ना, सभी इससे लाभान्वित हो सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अच्छे से पढ़ते रहिए, पढ़ाई पूरे मन से, विश्वास से स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द वेरी बेस्ट।